आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बताओ। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन दो वे से होता है, एक नर्वस मैकेनिज्म से होगा, एक केमिकल मैकेनिज्म से होगा। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस मैकेनिज्म। या तो यूनिवर्सिटी में या पूरा ही दोनों ही पूछेगा, या तो सिर्फ नर्वस मैकेनिज्म पूछेगा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्वस मैकेनिज्म, या तो फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बाय केमिकल मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस मैकेनिज्म। जो नर्वस मैकेनिज्म होता है वो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन बाय थ्री से, एक तो रेस्पिरेटरी सेंटर से, एक इफरेंट नर्व से और एक एफरेंट नर्व से। तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है? जो रेस्पिरेटरी सेंटर ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जो रेगुलेट करता है रेट, रिदम और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन को। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो बायलेटरली मतलब दोनों तरफ सिचुएटेड होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम में। जैसा हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, बायलेटरली दोनों तरफ ऐसे सिचुएटेड होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम में। और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन ब्रेन स्टेम ये डिवाइडेड होते हैं दो में, एक मेडुलरी सेंटर और पोंटाइन सेंटर में। जैसे हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर ये मेडुला में सिचुएशन है तो मेडुलरी सेंटर, और एक पोन्स में सिचुएटेड है तो पोंटाइन सेंटर। तो ये जो मेडुलरी सेंटर होता है वो सब डिवाइडेड होता है दो में, एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है इसका सिचुएशन मतलब ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है, कौन से न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में। तो इस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कौन सा? ये इंस्पायरेटरी न्यूरॉन है। और इसका फंक्शन क्या है? ये जनरेट करता है इंस्पायरेटरी रिदम को। हैज़ ऑटो रिदमिसिटी ऑलवेज एक्टिव, मतलब इसको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है एक्टिव होने के लिए। ये था हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है इसका सिचुएशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस में और न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिग्यूअस में। और इस कौन सा टाइप ऑफ न्यूरॉन है? ये इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स हैं। ये फंक्शन क्या करता है? ये इनएक्टिव होता है जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं और एक्टिव हो जाता है जब हम फोर्स ब्रीदिंग करते हैं। और इसके बाद आ जाएंगे हम पोंटाइन सेंटर। पोंटाइन सेंटर भी सब डिवाइडेड होता है न्यूमेटैक्सिक सेंटर में और एपिन्यूस्टिक सेंटर में। तो इसका सिचुएशन, जो एपिन्यूस्टिक सेंटर उसका सिचुएशन कहाँ पे होता है? न्यूक्लिया ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ लोअर पोन्स में उसका होता है। और कौन सा टाइप ऑफ न्यूरॉन है? ये इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स हैं। और इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोलॉन्ग करता है, मतलब इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग कर देगा और जो एक्सपायरेशन है वो शॉर्ट हो जाएगा। ये इसका फंक्शन है एपिन्यूस्टिक सेंटर का। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं वो उसका सिचुएशन कहाँ पे होता है? न्यूक्लिया ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ अपर पोन्स में। और ये इसका कौन सा टाइप ऑफ न्यूरॉन है? कौन सा? ये न्यूरॉन्स ऑफ मीडियल, पैराब्रेकियल और सब पैराब्रेकियल न्यूक्लिया है। और ये फंक्शन क्या करता है? स्विचिंग करता है बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रू एपिन्यूस्टिक सेंटर। अब जैसे हमें पता है कि एपिन्यूस्टिक सेंटर का फंक्शन क्या है? ये प्रोलॉन्ग करता है इंस्पिरेशन। अगर जब ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है अगर ये एपिन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करेगा तो जो इंस्पिरेशन का प्रोलॉन्ग है वो शॉर्ट हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या करता है? इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन रिड्यूस होगा तो एक्सपायरेशन फटाफट होएगा, तो इसके वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। अब उसके बाद क्या है? इफरेंट पाथवे। तो इफरेंट पाथवे मतलब क्या होगा कि इफरेंट पाथवे मतलब अब जो भी इम्पल्स है वो कहाँ से जाएंगे? वो रेस्पिरेटरी सेंटर से जहाँ भी पहुँचाना रहेगा, जैसे लंग्स में पहुँचाना रहेगा वहाँ तक, तो वो इफरेंट हो गया। तो रेस्पिरेटरी सेंटर से रिलीज होएगा इफरेंट इम्पल्स और मोटर इम्पल्स वाया किसके थ्रू जाएगा? फ्रेनिक नर्व फाइबर से, इंटरकॉस्टल नर्व फाइबर और वेगस नर्व फाइबर के थ्रू ये जाएगा। और एफरेंट पाथवे मतलब जो भी लंग्स से रिसीव हो रहा है रेस्पिरेटरी सेंटर तक जो भी मैसेज जा रहे हैं या वो होता है हमारा एफरेंट। तो रेस्पिरेटरी सेंटर से रेस्पिरेटरी सेंटर क्या रिसीव कर रहा है? एफरेंट इम्पल्स और सेंसरी इम्पल्स वाया किसके थ्रू? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एंड बैरोरिसेप्टर वाया ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व ब्रांचेस और स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ लंग्स वाया वेगस नर्व। ये था हमारा नर्वस मैकेनिज्म। अब केमिकल मैकेनिज्म में क्या है? जो केमिकल मैकेनिज्म होते हैं वो रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेशन थ्रू कीमोरिसेप्टर। हमारा नर्वस मैकेनिज्म रेगुलेट करता है थ्रू इससे रेस्पिरेटरी सेंटर से, एफरेंट नर्व फाइबर से, इफरेंट नर्व फाइबर से। और ये जो हमारा केमिकल मैकेनिज्म होता है वो रेगुलेट करता है थ्रू कीमोरिसेप्टर से। तो कीमोरिसेप्टर क्या है? ये एक सेंसरी नर्व एंडिंग है और ये रिस्पॉन्स करता है अगर जब हमारे ब्लड में ये डिक्रीज़ हो जाएगा ऑक्सीजन हाइपोक्सिया मतलब, और इंक्रीज़ हो जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उसको बोलेंगे हाइपर कैपनिया, उसका दूसरा नेम है, और इंक्रीज हाइड्रोजन कंसनट्रेशन, तो वो रिस्पॉन्स करेगा कीमो रिसेप्टर, और एक केमिकल मैकेनिज्म उसको रेगुलेट करेगा। ये दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कैरोटिड एंड आयोटिक रीजन में। कैरोटिड और आयोटिक रीजन जैसे अब हमें पता है कि ये आर्च ऑफ आयोटा से ऐसे निकलते हैं, तो वो है हमारे कैरोटिड और आयोटिक रीजन। उसके बाद देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रल एंड, इसका मैकेनिज्म देखिए, जैसे हमने देख लिया प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, अब इसका मैकेनिज्म क्या है ये दोनों का। जब भी हमारा डिक्रीज इन वेंटिलेशन होएगा किसके थ्रू, या तो फिर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, या फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो फिर डिक्रीज वेंटिलेशन होगा, तो ये तीन हो जाएंगे। उसके बाद क्या होएगा, अगर ऑक्सीजन डिक्रीज होएगा तो क्या आएगा, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन डिक्रीज हाइपोक्सिया हो गया, तो उसमें क्या आएगा, स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर का आएगा, स्टिमुलेट करेगा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को, और इससे उसके क्या आएगा, वो एफरेंट इम्पल्स वाया हियरिंग एंड आयोटिक, मतलब जो होएगा जब हमारा हाइपोक्सिया होएगा तो ये क्या करेगा, इम्पल्स हमारे भेजेगा किसको, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को, थ्रू किसके थ्रू, हियरिंग्स नर्व और आयोटिक नर्व्स के थ्रू। तो ये जो हमारा डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होगा वो इफरेंट इम्पल्स मतलब डॉर्सल ग्रुप से इम्पल्स जा रहा है, किसको जा रहा है, रेस्पिरेटरी मसल्स को, तो वो क्या करेंगे, वो क्या इंक्रीज वेंटिलेशन कर देंगे। इंक्रीज वेंटिलेशन होएगा तो इंस्पिरेशन का जो एक्सपायरेशन ज़्यादा होने लगेगा, तो जो इंस्पिरेशन होएगा और एक्सपायरेशन, तो इंस्पिरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन जो भी रहेगा वो हमारे बॉडी में आ जाएगा लंग्स में और मेंटेन हो जाएगा। और जब भी हमारे बॉडी में ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी रहती है इंक्रीज़ हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, डिफ्यूज़न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड फॉर्मेशन ऑफ मतलब हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो इससे क्या आएगा, स्टिमुलेशन ऑफ द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, और तो ये क्या करेगा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर भेजेगा स्टिमुलेशन डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को। वही फिर दोनों में ही फंक्शन सेम होते हैं कि डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को गया तो उससे इफरेंट इम्पल्स टू द रेस्पिरेटरी मसल को जाएगा, फिर इंक्रीज वेंटिलेशन हो जाएगा। इंक्रीज वेंटिलेशन होगा तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होंगे वो एक्सपायरेशन हो जाएगा, अब एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो और इसमें ये क्या बोल रहा है, और ये कीमो रिसेप्टर में ना ये दोनों का इफेक्ट थोड़ा कम होता है, माइल्ड इफेक्ट होता है। अगर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो इसका थोड़ा माइल्ड इफेक्ट होता है, बट जैसे ही अगर डिक्रीज इन का ये उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये मतलब इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है कीमो रिसेप्टर्स पे, और पेरिफेरल रिसेप्टर्स पे इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये हमारे थे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये था हमारा।